प्रशासनिक दृष्टिकोण से वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। उससे आगे अगर हम बात करेंगे तो आज हम लोगों को ऐसा एक टॉपिक है जिसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि सवाल एग्जाम वाला जो पूछता है तो यहाँ से भी सवाल उठाता है। तो सवाल ये है कि वन्य जीवों पर, वन या वन्य जीवों पर मानव का क्या प्रभाव है। वन एवं वन्य जीवों पर मानवीय प्रभाव को देखेंगे। तो आप सीधा बात समझिए, वन्य एवं वन्य जीवों पर मानव जो है 3 तरह से मानव का प्रभाव उस पर दिखता है। वन्य एवं वन्य जीवों पर मानवीय प्रभाव कितने प्रकार से दिखते हैं। पहला प्रभाव देखेंगे कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। प्राकृतिक आवासों देखिए, प्राकृतिक मतलब होता है ऐसा आवास जो गॉड ने बना करके इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटे जीव या बड़े से बड़े जीवों को दिया है। आवास मतलब घर हो गया। अतिक्रमण मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद कर देना या उस पर संकट आ जाना कि वह खतरे की ओर, उसका विनाश की ओर उसका जो है कदम या उसका पड़ाव बढ़ने लगे, वो होता है अतिक्रमण। तो प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण के कारण, और यह अतिक्रमण किसने किया है, मानव के प्रभाव के कारण यह अतिक्रमण बढ़ा है। जैसे कि मानव ने क्या किया है, पहला ध्यान दीजिएगा कि मानव ने क्या कर रहे हैं आप, है चलने दो, गर्मी लगेगा हमको, चलने दो, उतना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मानव ने सबसे पहला गलती क्या किया है कि जनसंख्या वृद्धि बिना सोचले समझले कर लिया है। क्योंकि उस समय लोगों के अंदर शिक्षा नहीं थी, तो लोग जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ाने का काम किया। अभी भी देखिएगा तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको मुसलमान के घर मिलेगा। हमारा गांव के बगल में को मुसलमान है, मास्टर साहब है, लंगड़ा के चलता है, अल्लाह की कृपा से 16 को बच्चा है। 16 मतलब 100 गांव के भाषा में। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हुआ है, वन्य एवं वन्य जीवों पर क्या हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। और यह अतिक्रमण कैसे होता है, क्योंकि देखिए वन्य एवं वन्य जीव के रहने के लिए कुछ स्थान होती है। वन्य जीव जंगल में रहते हैं, कुछ मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, कुछ नदियां तालाब वाले क्षेत्र में रहते हैं, और कुछ वेटलैंड पहाड़िया में। वेटलैंड एक स्थान होता है जो पहाड़ी वाले क्षेत्र में होता है, तो वेटलैंड पहाड़ियों में ये सब जीव रहते हैं। लेकिन मानव जब अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा तो वह अपने जीवन को चलाने के लिए ना, घर उसका बड़ा होते जाएगा, यहाँ से वहां भागेगा। आप देख सकते हो नॉर्मल वे में। दूसरा समझिए, जनसंख्या वृद्धि हो गया। दूसरा हो जाएगा औद्योगिकरण। कौन हो जाएगा, औद्योगिकरण मतलब औद्योगिक शब्द जो बना हुआ है उद्योग से बना हुआ है। और मानव अपने विकास के लिए खेतों में देखिएगा चिमनी मिल बनवा देता है। चिमनी मिल से तरह तरह के धुआं निकलता है, और वह धुआं कहीं ना कहीं वन्य जीवों को हानि पहुंचाता है, मानव को भी हानि पहुंचाता है, वन्य जीवों को हानि पहुंचाता है। अब प्लस में यह चिमनी वहां बनेगा जहां पे मानव का आवास ना हो, मतलब ह्यूमन बीइंग नॉर्मल वे में वहां पे नहीं रहता है बट थोड़ा सा डिस्टेंस में रहता है। तो चिमनी बना देना, बड़का बड़का फैक्ट्री बना देना, कोयला का कारखाना बना देना, इन सब चीजों से क्या होता है कि औद्योगिकरण का विकास होगा। जब औद्योगिकरण का विकास होगा तो क्या होगा, वन एवं वन्य जीवों पर अतिक्रमण बढ़ने लगेगा। आपको पता है मोबाइल नेटवर्क, एक फिल्मों बना हुआ है रोबोट 2। मोबाइल नेटवर्क के कारण क्या होता है, चिड़िया मरने लगती है। तो मोबाइल नेटवर्क क्या होता है, वन्य जीवों के लिए अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ। उस हिसाब से समझिए, चिमनी से भी निकलने वाला चीज होगा वह भी अतिक्रमण का होगा। कुछ ऐसे विषैले गैस निकलते हैं तो वो सब गैस किसके लिए अतिक्रमण का कारण बन जाता है, जीव जंतु के लिए, मानव के लिए भी होता है। तीसरा देखिए शहरीकरण। प्रारंभ में शहरीकरण बहुत स्लो होता था। शहरीकरण का मतलब होता है कि कोई गांव वाला जो एरिया है, नॉर्मल वे में जो गांव है वो क्या बनने लगेगा, पक्का के मकान जैसा बनने लगेगा, घर बनने लगेगा।
तो शहरीकरण इसे बोलते हैं। और शहरीकरण के कारण देखिएगा कि जहाँ पे पेड़ होगा उस पेड़ को काट के वहाँ पे हॉस्पिटल खोलेगा, वहाँ पे मोटरसाइकिल का दुकान खोलेगा, पंचर का दुकान खोलेगा। तो वह सब क्या होता है, शहरीकरण की ओर बढ़ावा, मतलब विकास करना। तो शहरीकरण के कारण भी क्या हुआ है, वन का विनाश हुआ है और वन्य जीव का। आज हम लोग जिस जगह पे पढ़ रहे हैं ना, 2006 की बात कर रहे हैं आज से, ठीक है, बहुत साल पहले हम लोग खुद बच्चा थे बेर में, तो बैल के मेला लगता था, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई रोड वोड नहीं थी, सब जमीन का कोई वैल्यू नहीं था, अब बहुत वैल्यू हो गया है। तो ये सब क्या हुआ, ये शहरीकरण ही तो हुआ। और शहरीकरण में क्या होता है, नॉर्मल गांव के लोग शहर की तरफ रुख कर जाते हैं और वहां पे अपना विकास करने का काम शुरू करते हैं, तो शहरीकरण। तो इन तीनों के कारण क्या हुआ, प्राकृतिक पर मानवों का अतिक्रमण बढ़ गया, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण। आगे देखिए, प्रदूषण। दूसरा कारण क्या देखेंगे, पहला हो गया प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण हो गया मानव के इस तरीका के द्वारा, राइट। अब दूसरा देखिए, प्रदूषण जनित संसाधन। मानव अपने जीवन में कुछ ऐसे संसाधन का उपयोग करता है जो सच में बहुत प्रदूषण फैलाता है। मोटरसाइकिल के जब ये बुंगी आइएगा, देखते हैं कितना धुआं फेंकता है, कड़िया कड़िया। तो प्रदूषण जनित कारण यही हो जाता है कि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रदूषण को भी फैलाता है, जिसके कारण क्या होता है, बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हम लोगों पे भी असर पड़ता है और वन्य जीवों पर भी असर पड़ता है। इसमें कौन कौन से प्रदूषण आ जाते हैं, तो इसमें आते हैं वायु प्रदूषण आ जाते हैं, राइट, जल प्रदूषण आ जाते हैं और मृदा प्रदूषण आ जाते हैं। अगर आप धुआं निकालिएगा मोटरसाइकिल में से खूब ज्यादा, तो वह वायु को प्रदूषित करेगा। शहर के लोग को कचरा फेंकने के लिए जगह नहीं रहता है, म्युनिसिपैलिटी के गाड़ी आता है नगर निगम के, अब भोरे भोरे लेके पूरा जाता है, देखते हैं मोहल्ला में ग्रीन कलर लाता है ना। अब कचरा फेंकने के लिए जगह ना, तो वो सब जो कचरा के लेके जाएगा और नदी किनारे फेंक देगा, उससे क्या होगा, नदी का पानी गंदा होगा और वह नदी का पानी किसी न किसी जंगल से होकर गुजरेगा और उस जंगल का जीव हो सके उस पानी को पी करके बीमार हो जाएगा। तो एक यह भी कारण है जीवों को बर्बाद होने का, पर्यावरण को खराब करने का। मृदा के कारण, मृदा मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी पर भी लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके मिट्टी को भी खराब कर देते हैं, जिसके कारण देखिए खेतों की उर्वरकता घट जाती है, तो फसल सही से नहीं होता है। तो वहां पे तो हमारा वन का विनाश ही तो हुआ। वन्य जीव जो मिट्टी से नेचुरल मतलब नॉर्मल तरीके से जो चारा वारा निकलता है वो सब मिट्टी के लिए फायदा करता है, लेकिन हमको लगता है अब चौरों नहीं निकलता होगा मिट्टी से हलाली, है कि नहीं। तो धीरे धीरे क्या हो गया, प्रदूषण के कारण इन सभी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस सब के कारण क्या हुआ है, वन और वन्य जीवों पर क्या हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। यह अतिक्रमण कौन कर रहा है, मानव। मानव अपने आप को इतना विकास कर रहा है कि प्राकृतिक आवासों का क्या हो रहा है, सिर्फ अतिक्रमण हो रहा है। वह प्रदूषण बढ़ा रहा है दनादन, उसके कारण भी अतिक्रमण हो रहा है। तीसरा पॉइंट इसका देखेंगे, मानव ने वन एवं वन्य जीवों का, ठीक है, अपने आर्थिक लाभ के लिए भी अतिक्रमण पहुंचाया है। मतलब मानव को देखिएगा कि वह बहुत सुंदर, देखिए पर्यावरण में बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया पाई जाती है, आप डिस्कवरी टीवी पर देखिएगा तो आपको दिखाएगा। तो जितने भी सुंदर सुंदर पक्षी है लोग उसको पकड़ के पिंजरा में डाल लेगा, खरहा के डाल लेगा, तोता के डाल लेगा और जाके बाजार में बेच देता है। आर्थिक मतलब आर्थिक का संबंध हो गया किस, रुपया से। किससे संबंध हो गया इसका, रुपया से। तो मानव रुपया कमाने के लिए जानवर का शिकार करेगा, बकरी काटेगा, मुर्गा काटेगा और चिड़िया को बेचेगा, खरगोश, इस सब कुत्ता उत्ता सब बिकता है। तो इस सब से क्या हो गया, आर्थिक लाभ के कारण बड़े बड़े जंगलों के हाथी के दांत काट लिए जाते हैं, किसके लिए, आर्थिक लाभ के लिए। क्या होता है, गेंडा का सूंड जो होता है सींग, वो बहुत महंगा बिकता है, उसको एक सिंगा भी बोलते हैं ना। तो उस सब को मार दिया जाता है, क्यों, सिर्फ उसके दांत के लिए। तो क्या वह जंगली जीवों पर अतिक्रमण हुआ है, वह पैसे के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आर्थिक कारण भी होगा कि नहीं होगा, होगा। दूसरा बात समझ लीजिए, पेड़ की वन की बात करते हैं, पुष्पा मूवी देखे ना आप लोग, झुकेगा नहीं, वही में ना। पुष्पा मूवी में क्या होता है, चंदन के लकड़ी का तस्करी होता है।
लोग उस फिल्म को सुपरहिट बना दिया हुआ है। वाकई फिल्म के कहानी के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर उस फिल्म में आप एक स्टूडेंट के हिसाब से देखिएगा तो, या आप पढ़ लिख के अधिकारी बनिएगा तो एक अधिकारी के हिसाब से देखिएगा तो वह फिल्म दर्शा रहा है कि वनों पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन लोग को वो ना दिखेगा, ये ना दिखेगा घसकंतिस वाला श्रीवल्ली है कि नहीं। तो एक्चुअली वह क्या है, वह यह दिखा रहा है फिल्म में कि चंदन का लकड़ी बहुत कीमती है, और कीमती होने के कारण वन के कुछ ऐसे लकड़ी है जिनका काला बाजारी होता है, जैसे कि हाथी के सिंह दांत का काला बाजारी हो गया, उसी तरह किसका काला बाजारी हो जाएगा, चंदन के लकड़ी, सखुआ के लकड़ी, और फिर बाद में बोलेगा झुकेगा नहीं। समझ आ रहा मुखिया जी। इसीलिए पुष्पा फिल्म को फ्लॉप मारिए, क्यों, क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधन को उसने बर्बाद किया है। भले वह काल्पनिक है लेकिन बर्बाद तो किया, रियल है। बताओ, शॉर्ट में देखे, शॉर्ट वीडियो पर बड़ी ज्ञानी से बैठा रहता है। तो टॉपिक पहले लिख लेते हैं, पौधे और प्राणियों की जातियां। पौधों या प्राणियों की जातियां। देखिए जातियां सबसे मतलब क्या होता है कि कौन कौन जाति के, जैसे कुत्ता अलग जाति हो गया, शेर अलग जाति हो गया, है कि नहीं। तो इस हिसाब से जाति को पढ़ेंगे। चलिए हम पहले सब जाति को एक बार लिखेंगे आराम। देखिए अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि मानव ने किस तरह प्रकृति पर शोषण किया, जनसंख्या बढ़ाकर किया, औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार करके किया, और बहुत तरह के ऐसे ऐसे कारण हैं जो आप अभी जान चुके हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, व्यापार करना भी लोगों ने मतलब शुरू कर दिया। अब बड़े बड़े फिल्मों में देखिएगा तो हाथी के सूंड का व्यापार हो, सिंह का दांत का व्यापार होता है, मगरमच्छ का व्यापार होता है, शेर के खाल का व्यापार होता है। तो अगर उन सब चीजों का व्यापार होगा तो इसका मतलब यह होगा कि उस जीव को मार करके व्यापार किया जाता है, और यह सब काले बाजार में बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, काला बाजार मतलब, हाँ, काला बाजार उस बाजार को कहते हैं जिस बाजार को सरकार अनुमति नहीं देता है, फिर भी आप उस काम को कीजिएगा तो वह धंधा काला धंधा कहा जाएगा। इस हिसाब से सीख लीजिए कि आपका एग्जाम में 5 नंबर कोई माई का लाल नहीं आपसे छीन सके। देखिए हम समझाने का काम शुरू करते हैं। पौधे प्राणियों की जातियां, पौधे जो होते हैं उनकी जातियों को समझेंगे। पौधे की भी तरह तरह की जातियां होती है, जैसे कि आम की पौधों की अलग जातियां हो गई, सागवान के पौधों की अलग जातियां हो गई। प्राणी मतलब जीव जंतु, चिड़िया में भी अलग अलग टाइप की जाति की चिड़िया होती है, तो उन सभी को हम लोग वर्गीकृत करके बांट करके देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इन सभी को समझने के लिए ज्योग्राफी के हिसाब से एक डाटा तैयार किया गया है, जिस डाटा में इसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है, और इस 6 कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां उस जीव या उस प्राणी को कहते हैं जिसकी जीवित रहने के लिए संख्या ना सामान्य होनी चाहिए पृथ्वी पर, मतलब उसकी संख्या जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर समान होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं सामान्य जातियां। सामान्य से संख्या क्या होना चाहिए, समान। मिलाइए, देखिए समान जातियां के लिए क्या था, जीवित रहने के लिए समान संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे में क्या, पशु को भी एक समान एवरेज में होना चाहिए। अगर पशु भी बहुत कम गया पृथ्वी पर से तो यह भी हमारे लिए दुख की बात है। साल एक वृक्ष का नाम होता है, वह वृक्ष का होना भी बहुत जरूरी है पर्यावरण में। चीर एक वृक्ष का नाम है, यह वृक्ष भी होना पर्यावरण में बहुत जरूरी है। ये सब बहुत महंगे पेड़ पौधे होते हैं। जिस तरह चंदन के पौधे महंगे होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं, उस तरह साल और चीर भी बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। तो सामान्य से समान हो जाएगा। आगे देखिए, संकटग्रस्त जातियां। संकट का मतलब यही लग रहा है कि कुछ चीज प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, क्या है उसके पास प्रॉब्लम है। देखिए, जिसे ऐसे जीव जंतु का प्राणी मतलब जाति जो लुप्त होने का, जिसको लुप्त होने का खतरा है, मतलब अभी तो है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उसकी संख्या पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं संकटग्रस्त जातियां। वैसे जातियां जो अभी है लेकिन यह आंकड़ा लगाइए कि आने वाले 20 साल के बाद वह जीव रहेगा कि दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो संकटग्रस्त में किसको रखेंगे, जो अभी तो है लेकिन आगे चल के क्या है, खत्म होने का उसको खतरा है। ऐसे में क्या होता है, काला हिरन। काला हिरन से डायरेक्ट सलमान खान की याद आता है ना।
क्योंकि सलमान खान ने काला हिरन को जब मारा था तो सरकार ने उस पर केस, मतलब सरकारी एक केस होता है, मुकदमा लग गया। अब उस मुकदमा के तहत जिस जीव की संख्या कम है आप उसका शिकार नहीं कर सकते हैं। मुर्गा की संख्या कम है ना, डेली शिकार होता है मुर्गा का, बकरी का डेली शिकार होता है, लेकिन आप अगर काला हिरन मार दीजिएगा तो आपको सरकार छोड़ेगी नहीं। तो ये सब क्या है, लुप्त होने के कगार पर है। चलिए, मगरमच्छ भी एक ऐसा आता है जो कि लुप्त होने के कगार पर है। और याद रखिएगा, भारत के जंगली गधा जो है वह भी खत्म होने के कगार पर है। जो गधा हेको हेको बोलता है ना, वो वाला गधा। और लंबा पूंछ वाला बंदर आपको अब नहीं मिलेगा। पहले के बंदर से पूंछ इतना लंबा होता था तो ना घुमा उमा के पूरा जो है बहुत बड़ा पूंछ होता था। तो अभी के बंदर का पूंछ लंबा नहीं मिलेगा। तो ये जो है काला हिरन, मगरमच्छ, जंगली गधा और लंबी पूंछ वाला बंदर, ये सब संकटग्रस्त जातियों के अंदर आएगा, क्योंकि उम्मीद है कि आने वाले समय में इसको लुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। अब समझते सुभेद जातियां। सुभेद जातियां किसे कहते हैं? जिसकी संख्या अभी भी है लेकिन घट रही है। दनादन क्या हो रहा है? ठीक है, संकटग्रस्त में घट सकता है और सुभेद में घट रहा है। मतलब ये फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन सुभेद प्रेजेंट में घट रहा है। क्या घट रहा है? नीला भेड़। आप लोग नीला भेड़ नहीं देख पाइएगा अभी के समय में। एशियाई हाथी, एशियाई हाथी जो होता है ना, वह हाथी पूरी भूरा रंग का होता है। अभी के हाथी आपको हल्का करियो लगेगा, तंगा तंगा, लेकिन एशियाई हाथी कैसा होता है? टोटली के टोटली भूरा होता है। और गंगा नदी में डॉल्फिन नामक जो मछली है वह खत्म होने के कगार पर है। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाया जाता है, उस डॉल्फिन की क्या खासियत है? वह डॉल्फिन ब्लू रंग का होता है, ब्लू डॉल्फिन उसको बोलते हैं। हाँ, आप गंगा नदी नहीं देखे हुए हैं? बहुत बड़ा नदी है रे, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर उसका गांधी से तो पुल पार करने में लगता है। 4 चक्का से 1 घंटा लगा देगा पुल पार करने में आपको, समझ गए? तो हमारे यहाँ गंगा नदी में कौन जीव है? डॉल्फिन। कैसा डॉल्फिन? नीला। यह क्या है? घट रहा है। इसीलिए बिहार सरकार ने कहा है कि गंगा नदी में मछली मरंतिस बंद। गंगा नदी में मछली आप नहीं मार सकते हैं, समझे? क्योंकि डर है कि जो 2-4 गो होगा उससे वो खत्म हो जाएगा। और ये सभी होना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि भगवान किसी भी चीज को बनाए हैं तो एक संतुलन बना के भेजे हैं, तो वो होना जरूरी है। और एक बात यह है कि भगवान अगर सभी जीव को भेजे हैं ना, तो अगर किसी जीव का मरना सुनिश्चित नहीं होगा तो पर्यावरण परिस्थिति की संतुलन नहीं रहेगा। अगर मान लेते शेर बहुत हो गया, शेर मरना बंदे नहीं हो रहा है, इसका मतलब आने वाले समय में सब आदमी को शेर खा जाएगा, इसलिए उसका भी मरना क्या है? जरूरी है। लेकिन अब आदमी इतना बढ़ गया कि जानवर से पीछे पड़ गया। इसका मतलब क्या है? आदमी जनसंख्या बढ़ाने के मामले में जानवर से आगे निकल गया। सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ाता है? यूपी में। यूपी में कहा जाता है कि जब जनसंख्या बहुत अधिक है, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी। चलिए आगे बढ़े, समझे? सुभेद जातियां क्या है? लगातार घट रही है। संकटग्रस्त जातियां जो घटेगी। सामान्य जातियां जो सामान्य होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। तब पशु, पेड़ पौधा, कौन चीज का पेड़? साल और चीर। संकटग्रस्त जो खत्म होगा। क्या होगा? काला हिरन खत्म होने का खतरा है। सुभेद में कौन आ जाएगा? जो घट रिया है। बरोबर, गुजराती में बोले तो बरोबर। नीला भेड़, एशियाई हाथी, गंगा का डॉल्फिन। डॉल्फिन का रंग। चलिए अब देखते दुर्लभ। दुर्लभ मतलब ना होता है, हाँ? दुर्लभ गलती लिखे, जानते हो हिंदी में यही डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। अब हो गया। अब देखो यहाँ से वहां भाग गया था, दूसरा चीज पर आ गया। बहुत हार्ड होता है हिंदी। देखिए, दुर्लभ उसे कहते हैं जिसको देखना दुर्लभ हो गया है। क्या दिक्कत है फिर? चलिए, दुर्लभ क्या कहते हैं? इनकी संख्या कम है। दुर्लभ जीव किसे कहेंगे? जिनकी संख्या कम और हमको कबो कबो दिखेगी, हमेशा नहीं दिखेगी। इनका संरक्षण जरूरी है। संकट, अगर इसका संरक्षण अगर नहीं कीजिएगा तो यह क्या? यह संकटग्रस्त में आ सकता है।
मतलब दुर्लभ जीव उस जीव को कहते हैं जिसकी संख्या तो ऑलरेडी कम है, अगर उसको लोग मारने पर उतर जाएगा, जैसे कि काला हिरण आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ना। अब जिसकी संख्या कम है, अगर उसको हम लोग सुरक्षा नहीं देंगे मानव होकर के, तो आने वाले समय में क्या होगा कि वह जीव दुर्लभ तो है ही, लेकिन वह संकट ग्रस्त भी हो सकती है, मतलब आने वाले समय में वह लुप्त भी हो सकती है। तो दुर्लभ जीव की क्या करना जरूरी है? संरक्षण। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन जीव हो जाएगा? स्थानिक जीव, सॉरी स्थानिक जातियां। कौन जातियां? यह ना, ये ना देते। सेम टू यू, सेम टू यू। स्थानिक जातियां, देखिए किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली जीव, मतलब कुछ ऐसे जीव है ना, वह किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाएंगे। जैसे कि देखिए भारत को थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, थोड़ा नजदीक से, यहाँ पे बना दें। अच्छा देखिए, इधर वाला एरिया होता है राजस्थान। राजस्थान में क्या पाया जाएगा? बालू। और उधर के जो जीव होंगे, वह सारे जीव में क्या होगी प्रॉब्लम जानते हैं? बालू वाला जीव होगा। और इधर बताइए, बालू वाला जीव आई जगह पे आप सोचिएगा कि हिरन हो जाएगा, तो होगा? क्योंकि हिरन का पैर फुर्रीदार होता है, बालू पर चलेगी तो धंस जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ऊंट। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं, समझे? लेकिन ये तो हुई राजस्थान की बात। हमारा कहने का मतलब स्थानिक जीव किसी विशेष स्थान पर पाई जाएगी। जैसे बिहार में स्पेशल गौरैया पाई जाती है, गौरैया चिड़ै जानते हैं आप लोग, वो पाई जाती है। देखिए अब आइए, यहाँ हो गया आपको, इससे नीचे हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों को मिला दीजिए तो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान में पाया जाएगा अंडमानी टील। टील एक चिड़िया का नाम है। और निकोबार में पाया जाएगा निकोबारी कबूतर। इस कबूतर का पंख मोर लेखुन होता है, इस कबूतर का पंख मोर लेखुन होता है। अंडमानी टील बहुत रंगीन चिड़िया होती है, वह उसको आप देखिएगा तब पता नहीं चलेगा कि कौन रंग के, मतलब 8-10 रंग से वो बनल चिड़िया है। तो कहाँ कबूतर बोरी बत, हाँ काउंट का बुरोगा का कबूरत देख रहा है, माफ कीजिएगा हिंदी में इसे हो जाता है मेरा कबूतर। बट जो समझाते हैं, देखिए कभी कभी सही बोल देंगे तो गलत लिखा जाएगा, हाँ ऐसा हो जाता है। सुनिए, तो स्थानिक जीव किसे कहेंगे? जो विशेष किसी स्थान में पाया जाएगा। बताइए तो, राजस्थान में क्या पाया जाएगा? अंडमान में अंडमानी टील, टील एक चिड़िया है। निकोबार में निकोबारी कबूतर। और अरुणाचल प्रदेश, एपी माने अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है जिसका नाम है मिथुन। अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया जाएगा? अरे पीछे हल्ला नहीं कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया जाएगा? मिथुन। मिथुन क्या होता है समझिए, मिथुन एक ऐसा बैल होता है जो रंगीन होता है और उसका सींगों रंगीन रहता है। मिथुन मीन्स रंगीन बैल। कौन बैल? रंगीन बैल। यहां से आपको एक सवाल 100% पूछना है, यहां से एक सवाल पूछ देगा आपको, और ज्यादा लगता है कि यही कबूतर या टील के बारे में पूछता है। लुप्त को समझिए, लुप्त हो चुकी है, मतलब ऐसी जातियां जो लुप्त हो चुकी है। डायनासोर, डायनासोर तो खत्म हो गया, फाइनली खत्म है। अच्छा, भारत में अगर एशिया लेवल पर देखा जाए तो एशियाई चीता जो है खत्म। एशियाई चीता का स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। और चीता में, शेर में खासियत देखो, शेर से मतलब अगर कंपेयर किया जाए चीता में, तो चीता बेस्ट होता है क्योंकि वह शेर से ज्यादा दौड़ता है, वो पेड़ों पर चढ़ जाएगा वो। शेर 250 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं दौड़ता है। लेकिन इसमें सिमिलर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि चीता अगर 200 के स्पीड में दौड़ रहा है ना,
किसी हिरन को पकड़ने के लिए, और रास्ता में उसको दूसरा हिरन मिल गया तो जिसको खींच रहा है उसको छोड़ देगा, आएगा नजदीक वाला को खींचने लगेगा, इसलिए चीता है। शेर का क्या है कि जिसको खींच रहा है उसी को खींचेगा वो, और जब तक उसको पकड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं, चाहे बीच में उसको धयल मांस मिल जाएगा तभी नहीं खाएगा वो। इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहते हैं। और यही होते हैं, शेर क्या सिखाता है कि आप जो अपना एम यानी जो अपना टारगेट बनाए हुए हैं उस टारगेट को कभी नहीं भूलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टारगेट को भूल जाने का मतलब है कि आदमी अपना बाप का नाम भूल गया, इसलिए लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। समझे, विद्यार्थी जीवन में इससे बात होना जरूरी होता है ना। गुलाबी सर वाला बत्तख, ऐसा बत्तख जिसका सर कैसा होगा, गुलाबी, पिंक पिंक गुलाबी होगा, समझ में आया। एक बात बताओ, तू हमारे मास्टर है कि खाली हिंदी में सर यार, तू सर बात को पकड़ो, मटेरियल मिलेगा, सही चीज मिल जाएगा, लिख लेना। फिर शिकार दीर्घकार सर यार है मेरा, जान रहे हो भैया, बोल दिए कि हो जाता है। चलिए, तो एशियाई चीता खत्म होने के कगार पर है, गुलाबी सर वाला बतख जो है वह क्या होने वाला है, खत्म होने के कगार पर है, और डायनासोर तक खत्म है, कगार पे नहीं सब खत्म है, सॉरी, यह सब चीज खत्म है। तो ये तो हो गया सिर्फ प्राणियों से जुड़ी बातें, आप समझे हैं। पौधा से जुड़ा वन स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। वन देखिए, वन्य प्राणी की संख्या जितनी घटती जा रही है, सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, और सरकार ने कहा है कि इनको सेफ्टी करने के लिए, जैसे कि जो जीव की संख्या कम है उसे सुरक्षा देना जरूरी है कि नहीं है, तो उसको सेफ्टी के लिए सरकार ने क्या किया है, उद्यान यानी कि चिड़ियाघर बनाया है। उद्यान समझते हैं, उद्यान माने का चिड़ियाघर, जो माने चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर बनाया। और चिड़ियाघर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है इसको आप लोग इस हिसाब से पढ़िएगा, राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन में ये रहेगा, चिड़ियाघर नहीं रहेगा ऑप्शन में, समझ रहा है, ये भारतीय भवन में लिखा रहता है। राष्ट्रीय उद्यान को समझिए, इनमें बाहरी परिवेश के लोग, मतलब बाहरी लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बाहरी लोग चाहेंगे कि हम चिड़ियाघर में जाके घर बना ले, खेती करें, तो वो सब सरकार उसको परमिशन नहीं देगी। इसमें वैसे जीव को रखा जाता है जो राष्ट्रीय लेवल पर महत्वपूर्ण रखता हो और जिनकी संख्या हो रही है कि खत्म होने के कगार पर है, तो सरकार उनको इसमें रखती है, और इसमें रख करके क्या कहती है कि उसको अच्छा से खाना पीना दिया जाए, उसके प्रजनन की जो विधि होती है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि अगर ये मर जाएगी और दूसरा जीव को जन्म न देगी तो आने वाले भविष्य में जो बच्चा होगा वह इस जीव को देख ही नहीं पाएगा। तो सरकार प्रजनन पर भी ध्यान देती है कि हाँ, यह जीव अपने संतति को प्रजनन करते रहे। और राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या चीज बाध्य है, तो बाध्य इसमें क्या है, घर बनाना बाध्य है, खेती करना बाध्य है, पार्किंग करना, ये सब चीज क्या होता है, पार्क बंद है। और इसमें रात में रहना भी बंद है, रात में रहेगा कोनो जंगल में से निकल के आपको काट लिया तब, समझ में आया। पटना में जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन है, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान, जैविक माने जीव, और वहां पे पाइएगा कि जीवो जंतु है और पेड़ों है, क्योंकि भैया जानवर का घर क्या होता है, जंगल, समझे। अब समझते थोड़ा बिहार के बारे में। बिहार क्षेत्र अभ्यारण्य, बिहार में क्या होता है ना कि जो लोग पशु पक्षी पालने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, वो 4 कट्ठा में खेत है ना, खेत के घेर देंगे, अब बस बड़का बड़का पोल एवं लगा देंगे, है ना, 4 गोरे से लगा देंगे, अच्छा लगा देंगे, इसको ना घेर देंगे, आई में 10 गो घोड़ा रख देंगे, 10 गो हाथी रख देंगे, पोसते हैं, तो आप उसको बाहर से देख सकते हैं। इसमें सब तरह के जीव नहीं होता है, कुछ ऐसे जीव जो काटने उठने वाला कम हो, तो घोड़ा पोसा जाएगा, हाथी पोसा जाएगा, बकरी गाय ये सब पोसा जाता है बड़े पैमाने पर। तो बिहार क्षेत्र में ऐसे जीव जंतु को पाला जाता है। भारत में इसकी कुल संख्या कितनी है, तो भारत में बिहार क्षेत्र की कुल संख्या 448 है। वहीं पे पूछेगा पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो ओनली 85 है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, 85 है। और बिहार उद्यान की संख्या कितनी है,
विहार अभयारण्य, बिहार नहीं, विहार। विहार अभयारण्य की संख्या कितनी है? 448 है। इसमें बिहार में बिहार के 2 जगह बड़ी फेमस है। एगो आप याद रखिएगा, बेगूसराय। कौन सराय? बेगूसराय अपना ही बिहार में है। अच्छा, दूसरा याद रखिएगा, दरभंगा। दरभंगा के कौन स्थान? कुशेश्वर। ये बीपीएससी के सवाल पूछे हुए, बीपीएससी। कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान में बहुत बड़ा तालाब है, वो बहुत बड़ा तालाब है, जंगल है, शीशम का पेड़ उस जंगल में बहुत अधिक पाया जाता है, शीशम। और उस वहां पे ना थाईलैंड, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, वहां की चिड़िया आती है यहाँ पे, समझे? तो इसीलिए दरभंगा के कुशेश्वर स्थान बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तुम लोगों में भी इम्पोर्टेंट, इसको मान के चलो। हम लोग बिहार बोर्ड से तो और इम्पोर्टेंट मानेंगे, बिहार का सवाल आ गया। बिहार में कहा मत? कुशेश्वर। एहने एगो जगह है बेगूसराय। बेगूसराय में एगो झील है जिसको बोलते हैं कांवर झील। कौन झील? कांवर झील में भी ऐसे ही विदेश से पंछियां, चिड़िया आती रहती है। चलिए, बिहार अभयारण्य की संख्या कितनी है? 448। बिहार के 2 जगह इम्पोर्टेंट कौन है? सवाल पूछे कांवर झील कहाँ है? ऑप्शन ए में रहेगा बेगूसराय। ऑप्शन ए में क्या रहेगा? बेगूसराय। ऑप्शन उसके बाद छोड़िए। कुशेश्वर स्थान क्या है? कहाँ है? दरभंगा। यह सब बिहार अभयारण्य के क्षेत्र है। कौन अभयारण्य के क्षेत्र है? समझिए, जैव मंडल। कौन मंडल? दीजिए, जैव मंडल की संख्या पूरे विश्व में 65 ऐसे देश है, और 65 देश को मिला करके कुल जैव मंडल की संख्या 243 है, जो सुरक्षित है, सेफ है। यहाँ पे किसी भी तरह कोई मतलब गड़बड़ सड़बड़ वाली व्यवस्था, खतरा वाली बात नहीं है। किसके लिए खतरा नहीं है? जीव के लिए। आदमी के लिए तो खतरे है, लेकिन अगर हमको पूरा विश्व से नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि जैव मंडल पूरे विश्व में कितने देश में है? 65 देश में। सुरक्षित जैव मंडल का है 243। भारत के पास क्या है? 14। भारत के पास कितना है? 14। और भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे लोग वनों को सुरक्षा देने के लिए सरकार के भरोसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठती है। वह लोग, उस गांव के लोग उस क्षेत्र को खुद से ही सुरक्षा देता है। ऐसे भी भारत के लोग है। राजस्थान एक ऐसा जगह है जहां पे सभी लोग अधिकतर प्रयास करते हैं कि वन एवं वन्य जीवों को सेफ रखा जाए, और उसके लिए सरकार एक्शन ले या ना ले, लोग पहले एक्टिव हो जाते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोग ने मिलकर के 12,000 हेक्टेयर भूमि को भैरो देव डाक बिहार घोषित कर दिया। कौन बिहार? राजस्थान के कौन जिला? अलवर। कितना भूमि? 1200 हेक्टेयर, H4 हेक्टेयर। क्या कर दिया? भैरव देव। भैरव बाबा कुत्ता को बोलते हैं। भैरव देव। हम इधर मोहल्ला में से आ रहे थे समझा, डाक बिहार। उस दिन मोहल्ला में से आ रहे थे, तो एगो औरतिया गेट से निकली ना, तो कुत्ता बहुत बैठा था, कहता हो भैरव बाबा हटा ना, हमरा तो लोग कुत्ता को कौन बाबा कहते हैं? भैरव। तो राजस्थान के अलवर जिले के 1200 हेक्टेयर भूमि में कौन बिहार खोला गया? भैरव डाक बिहार। पूछेगा भैरव डाक बिहार किस राज्य में है? न तो बिहार समझ के जो ना पड़ेगा बिहार में टिक के आएगा। नहीं बात समझे? नहीं, शिमला के बजरे एग्जाम में ऑप्शन दे देगा कि डाक बिहार कहाँ है, तो जो नहीं पढ़ के जाएगा वो कहेगा बिहार लिख लो, बिहार टिक। लेकिन कहाँ आएंगे आंसर? समझा? यही होता है, तुक्का लगाने वाला फेल हो जाता है। अब पढ़ के जाइएगा तो पूछो ना, फुल टॉस मार रहा है तू। और इस सब जगह में शिकार करने देगा लोग? नहीं।
आज का अंतिम टॉपिक करते हैं खत्म, जिस टॉपिक का नाम है चिपको। क्या करो? चिपको। कथी में? हाँ ठीक है। तो बड़ी दूर जा रहा है तो सर देखिए, चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चिपको आंदोलन, पहले समझ लीजिए बात को, चिपको आंदोलन के लिए अत्यधिक जोर शोर से मेहनत करने वाला अगर इस भारत में कोई है तो वह आदिवासी समुदाय के लोग, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग प्रारंभ से ही जंगलों में रहते थे और जंगल उनको घर के जैसा लगता था। और जब अंग्रेज यानी कि उपनिवेश काल इतनी अधिक भारत में वनों का विदोहन कर रही थी, जिसमें वो लोग चले गए उत्तराखंड। आप समझिए नक्शा में उत्तराखंड कहाँ है। ई वाला एरिया कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। और नीचे वाला आयो एक नीचे हो जाएगा बिहार, एक आसपास में जाएगा यूपी। तो यूपी के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक महिला थी जिसका नाम था गौरा देवी। गौरा देवी को यह चीज अच्छा नहीं लगा कि अंग्रेज अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहा है। तो गौरा देवी एवं अन्य महिलाओं ने मिलकर कहा कि हम इस व्यापारी या इस फैक्ट्री वाले को हम अपने जंगल का पेड़ नहीं काटने देंगे, क्योंकि जंगल हमारा घर भी है और इससे हमें भोजन भी मिलता है, हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो वह सब महिला लोग कुछ नहीं की थी, जाके पेड़ में चिपक गई। दिस इज कॉल्ड चिपको आंदोलन, कुछ और आंदोलन नहीं। कौन आंदोलन? और जब वो लोग चिपक गई ना पेड़ में, तो कही कि आपको इस पेड़ को काटने से पहले हमको काटना पड़ेगा। तो ऐसी एक, हालांकि इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी ने किया था, लेकिन इसका साथ अन्य बहुत सारी महिलाओं ने दिया था। ठीक है। और यह उत्तराखंड वर्तमान में किस जगह पे है? उत्तराखंड देखिए कहाँ है उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन जगह बोले हैं? राज हो गया उत्तराखंड, जहाँ के गायकर है आसमानों में जो खुदा है, क्या नाम है उसका? नौटियाल। अबे जुबिन नौटियाल है, हाँ उसी का है वो। तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जगह का नाम है, टिहरी गढ़वाल जगह में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। राइट। कौन शुरू करने वाली महिला थी? गौरा देवी। पेड़ में चिपक गई थी। और महिलाओं ने यह घटना कब किया? तो 1972 में। कब किया? और जब महिलाएं पेड़ से चिपक गई तो अंग्रेज जब बहुत प्रयास किया कि इसको हटा दे, लेकिन महिला नहीं हटी और अंत में इसको कितना लिखा हुआ है किताब में? 1972 होगा। देखो भारतीय को लोग मानो, भारतीय को लोग मानो, जो भारत के लोग नहीं मानो उसको वो मान लो, हम लोग ये मान लेते। बात सही है। अंग्रेज नहीं होगा तो कौन होगा? तो भारत में बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्री बनाने वाले लोग होंगे। तो वो लोग क्या करे? आदिवासी पर हमारा अतिक्रमण कर रहे थे। तो सारी महिलाओं ने क्या किया? पेड़ में चिपक गया। और 1972 में जब पेड़ में चिपक गई तो हटवे न की। तो यह आंदोलन को किस नाम से कहा गया? चिपको आंदोलन। किस जिला, कहाँ से शुरू हुआ? टिहरी गढ़वाल। किस राज नेतृत्व करने वाली महिला? 1974 में। और इस आंदोलन में चिपकले रह गए, इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा गया? चिपको आंदोलन कहा गया। और सुनिए, इस चिपको आंदोलन में गौरा देवी को हेल्प कौन किया? सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुत स्मार्ट बुढ़वा था ये। देखिएगा इसका फोटो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। सुंदरलाल बहुत उज्जवलदारी, बहुत स्मार्ट थे। चलिए, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इस सारा चैप्टर हमें इस चीज को बताया है
एक एक महत्वपूर्ण ऐसी घटना को बताया है जो कि पर्यावरण के साथ मानव ने किया है। हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो यह सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में भी उपयोग होना चाहिए कि हम लोग पेड़ का एक पत्ता तोड़ने से पहले 5 बार सोचे कि हमको ऑक्सीजन यही देता है। दुनिया को बचाने का काम यही करता है। पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं? पौधे को कहते हैं। और उसी को आप अपना बॉडी गार्ड को मारिएगा तो दिक्कत ना होगा। चलिए अब बताते हैं पौधा के बारे में। बहुत देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में गौरा देवी ने नेतृत्व किया। महिलाओं ने 1972 में पेड़ काटने आ रहे ठेकेदारों का विरोध किया। सारी महिलाओं पेड़ों से चिपक गई और पेड़ को काटने नहीं दिया। यह विरोध चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो कि भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा क्या है कि पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है एवं स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वालों को भी यह छाया प्रदान करता है। किसके बारे में बोले? भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि पेड़ अत्यंत दयालु जीवधारी है जो हमें क्या करता है, न हमसे खाना मांगता है, न हमसे पीना मांगता है, वह सारा कुछ अपना खुद करता है। उसके बावजूद भी वह हमारे पोषण में अत्यंत अहम भूमिका निभाती है। जो इससे फल मिलता है, आम का पेड़, सेब, अनार, सब्जियां, तरह तरह की चीज क्या मिलती है? पौधों से मिलती है। और यह इसके बदले में पौधा हमसे कुछ भी नहीं मांगती है। यह दानशीलता पूर्वक अपने जीवन के एक एक चीज जो फल के रूप में तैयार करती है, साल में एक बार फल तैयार करती है, और वह फल वह खुद न खा के हम लोगों को देती है। और हम लोग कैसे इंसान है मानव कि इस पेड़ को ही काट देते हैं। और बात यहीं तक सीमित नहीं हो जाती है, जो इस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है ना, कुल्हाड़ी चलाने वालों को भी जब थक जाता है तो इसी पेड़ के एक छांव के नीचे बैठ के वो हवा खाता है और फिर वो हवा खाने के बाद फिर इस पेड़ को काटता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि ऐसे चीज को आप बर्बाद मत कीजिए जो कि आपको आपका जुल्म सहने के बावजूद भी आपको छांव देता है। ऐसे नॉर्मल वे में कोनो दो गरिया देगा, चटिया देगा तो उसका तो पूरा रेल देंगे, रेला देगा कि नहीं आदमी में। लेकिन बेजुबान जीव, बेजुबान किसी भी चीज पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने यह बात कब कहा? अपने मरने से पहले। कौन सा हिस्सा? 400। वाह वाह, हम पूछेंगे फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। ओके। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या भारत में कितनी है? 85। बोल 85। जय मूल निवासी। मूल निवासी किसे कहते हैं? मूल निवासी उसको कहते हैं जो भारत का सच में है, वो बाहर से नहीं आए।